हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट ईयर का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, उसका लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है यील्ड से मुताबिक। यील्ड आम जुबान में अगर हम कहें तो ये पैदावार को कहते हैं, ठीक है ना, पैदावार को कहते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन हमें जितना प्रोडक्ट बना के दे रहा होता है उस प्रोडक्ट को हम यील्ड कहते हैं, ठीक है ना। सो केमिस्ट्री में अगर एक केमिकल रिएक्शन हमें एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है तो वो जो अमाउंट है प्रोडक्ट का वो यील्ड होगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री में हमारे पास दो तरह के यील्ड्स होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल यील्ड और दूसरा होता है प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यील्ड तो पैदावार है, फिर थ्योरेटिकल यील्ड किस चीज का नाम है और एक्चुअल यील्ड किस चीज को कहते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड जैसा कि नाम से जाहिर है, इट्स अ थ्योरेटिकल प्रोडक्ट। अगर हम एक केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे कैलकुलेट कराएंगे प्रोडक्ट, अपनी रेशो बनाएंगे और उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे पीस ऑफ पेपर पे, तो जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो थ्योरेटिकल यील्ड होगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड है कि जिसको हम कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकली बेस्ड ऑन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, carbon react with oxygen to produce carbon dioxide. This is just a simple reaction to make clear the point कि theoretical yield basically होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमारे पास है। अगर अब मुझसे कोई कहे कि मैं 24 ग्राम कार्बन ले रहा हूँ, 24 ग्राम कार्बन ले रहा हूँ, तो ये 24 ग्राम ऑफ कार्बन कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। तो रेशियोज हमारे पास ऑलरेडी हैं कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड जो according to balance chemical equation 12 gram of carbon produce 44 gram of carbon dioxide. 24 gram will produce how much? So we will cross multiply this. This will be multiplied with this 24 multiplied by 44 divided by 12. So this is 1 and this is 2. So we will get 88 grams of carbon dioxide. Now this product of carbon dioxide which is produced, I have calculated this product based on a balanced chemical equation. So this yield will be known as theoretical yield. It has nothing to do with practical or doing the reaction in the laboratory or in the industry. So this is just the paperwork. So the yield which is calculated on the paper is known as a theoretical yield. वो है actual yield. अच्छा, अब एक्चुअल यील्ड क्या होता है? एक्चुअल यील्ड ये है कि मैं रिएक्टेंट के अमाउंट उठा लेता हूँ, उनको रिएक्ट करा लेता हूँ और जब वो रिएक्शन करा लेते हैं तो अपना प्रोडक्ट आइसोलेट कर लेता हूँ और वो जो प्रोडक्ट मैंने आइसोलेट कर लिया है उसको फिर मैं वेट कर लेता हूँ और उसका मास निकाल लेता हूँ। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट होगा या एक्चुअल यील्ड होगा, क्योंकि हमने एक्चुअली रिएक्शन करा के लेबॉर्ट्री में, या अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट है तो इंडस्ट्री में एक रिएक्शन करा के जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, जो फिजिकली हमारे पास बन जाता है, जिसको हम देख सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट बना है, जिसको हम वेट कर सकते हैं, वो वाला प्रोडक्ट जो है ना हमारा एक्चुअल यील्ड कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखने वाली एक चीज है वो ये है कि ये जो एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड will always be less than
theoretical yield। एक्चुअल यील्ड हमारा हमेशा के लिए थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगा। अच्छा, अब इसके कुछ वजूहात हैं, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर क्वेश्चन में भी आता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। आजकल लोग गंदम काश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये गंदम के बीज मिलते हैं और लेट सपोज गंदम के बीज का एक तेल है जिस पे लिखा हुआ है कि ये अगर आप काश करोगे, ठीक है ना, तो ये आपको लेट्स केजी ले लेते हैं कि अगर इस बोरी को आप काश करोगे, रकबा जो है ना वो लिखा होता है, तो ये आपको 200 केजी प्रोडक्ट देगा, गंदम देगा, ठीक है ना। अब क्या करता है किसान बोरी उठा लेता है, ले आता है, बोरी को काश कर लेता है, और जब फसल ले लेता है और फसल वजन कर लेता है तो वो 200 केजी के बजाय 100 केजी निकलता है, ठीक है ना। बोरी पे लिखा था कि ये अगर आप काश करोगे तो ये आपको 200 केजी देगा। That was theoretical yield, that theoretical yield था, क्योंकि वो लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल का इससे कोई या एक्चुअल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब काश हुआ और असल में प्रोसेस से गुजरा और जब किसान ने अपना जो पैदावार है उसको वेट किया तो वो 180 केजी निकला, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल यील्ड हुआ, थ्योरेटिकल यील्ड हुआ और ये एक्चुअल यील्ड हुआ। अच्छा, अब किसान को तो बहुत गुस्सा आया, उसने कहा ये क्या बात हुई, इस पे तो लिखा था कि ये 200 केजी देगा, ये तो 180 केजी आया। तो किसान बड़े गुस्से से चला जाता है और जिससे बीज लिया था उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था ये 200 केजी देगा, इसने तो 180 भी नहीं किया। तो वो जो बीज वाला है वो किसान को बोलता है कि इस साल बारिश ऐसे ही नहीं हुई, ठीक है ना, और तुमने टाइम पे पानी नहीं लगाया, या तुमने खाद सही तरीके से नहीं डाली, या जो जड़ी बूटियां थी जो निकालने वाली थी वो आपने नहीं निकाली थी, इसकी वजह से आपका पैदावार जो है ना वो कम हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ केमिस्ट्री में भी हमारा जो एक्चुअल यील्ड होता है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। अब इसकी क्या वजूहत है, ये जो एक्चुअल यील्ड होता है ये थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह वो बीज वाला था उसने कई पॉइंट्स दिए अपने किसान भाई को कि ये हुआ था, इसी वजह से तुम्हारा पैदावार कम आया। हम केमिस्ट्री में भी इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि ये जो एक्चुअल यील्ड है ये कम क्यों आता है। नंबर 1 कि मे बी द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये जो रिएक्शन हम करा रहे हैं ये रिवर्सिबल हो सकता है। इन अदर वर्ड इट डू नॉट गो टू कंप्लीशन, जब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ गया ही नहीं है तो हम मैक्सिमम प्रोडक्ट ले ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना वो अनरिएक्टेड होंगी। नंबर दूसरा जो पॉइंट हो सकता है वो ये है कि मे बी अ साइड प्रोडक्ट, एक दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, साइड प्रोडक्ट जिसे कि हम कहते हैं, वो बन रहा है जिसका हमें पता नहीं है, गैस की शक्ल में है, उड़ जाता है, या सेम पेज में है तो हमें पता नहीं चलता कि साइड प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हो सकता है कोई साइड प्रोडक्ट बन रहा होता है। जो अगला रीजन हो सकता है कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों कम होता है, वो ये हो सकता है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स थे, उनमें इंप्योरिटीज थी। अच्छा, जो रिएक्टेंट्स थे उनमें इंप्योरिटीज थी, तो इसका असर ये पड़ा कि जब हम रिएक्टेंट ले रहे थे, उसकी नाप तोल कर रहे थे, तो साथ ही साथ उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी आ गई। अब इंप्योरिटीज प्रोडक्ट नहीं बनाता, इसी वजह से ये जो एक्चुअल यील्ड होता है ये कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से। और क्या रीजन हो सकता है, रिएक्शन कंडीशंस में कुछ गड़बड़ हो गई।
जो रिएक्शन कंडीशंस होते हैं, मतलब एक रिएक्शन को कराने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह चाहिए होता है। तो जो कंडीशन थे रिएक्शन के वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हुए थे, ठीक है ना। क्या और क्या रीजन हो सकता है, सोच के बताइए जरा। हाँ, एक ये भी हो सकता है कि लॉस ऑफ प्रोडक्ट, कि जब हम प्रोडक्ट को कलेक्ट कर रहे थे या इसको हम फिल्टर आउट कर रहे थे तो कुछ प्रोडक्ट जो है ना हमसे ज़ाया हो गया, और होता भी है, कुछ फिल्टर पेपर के पीछे चिमट गया या कुछ कोई और हो गया, या वैसे भी अक्सर बेख्तियातियाँ होती है, तो उसी वजह से जो है ना प्रोडक्ट लॉस हो सकता है, जो कि एक रीज़न है कि क्यों एक्चुअल यील्ड कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से। दूसरी बात ये कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये पर्सन जो है ना वो पूरी तरह ट्रेंड या एजुकेटेड नहीं है। एक और जो रीजन हो सकता है वो एरर इन कैलकुलेशन हो सकता है, कि कैलकुलेशन में कोई एरर हो गई होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते हैं वो तो ठीक है, वो तो ब्राइट होते हैं, कैलकुलेशन में उससे एरर नहीं होता। लेकिन हम जो केमिस्ट्री वाले या बायोलॉजी वाले होते हैं, हम मैथ्स में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि छोटी मोटी गलती हो गई हो कैलकुलेशन में। तो दीज आर ऑल द रीज़न दैट जो एक्चुअल यील्ड होता है हमारा वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। जिस तरह किसान ने मुख्तलिफ पॉइंट्स दी थी वो बीज वाले ने, इसी तरह हम केमिस्ट्री में भी मुख्तलिफ पॉइंट्स दे के एक्सप्लेन करा सकते हैं कि ये जो एक्चुअल यील्ड है ये थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। अब एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि यील्ड दो तरह के हैं, एक थ्योरेटिकल है और एक एक्चुअल है, और ये जो एक्चुअल यील्ड है ये थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कोई इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए कि हमें पता चल सके कि एक गिवन रिएक्शन में एक्चुअल जो यील्ड होता है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कितना कम होता है। यहाँ पे हम बात ये करेंगे कि जितना एक्चुअल यील्ड कम होगा थ्योरेटिकल यील्ड से, उतनी ही रिएक्शन की जो इफिशिएंसी है वो खराब होगी, ठीक है ना। तो अब रिएक्शन की इफिशिएंसी को जानने के लिए हम परसेंटेज यील्ड लेते हैं। क्या लेते हैं? परसेंटेज यील्ड। अच्छा, परसेंटेज यील्ड को हम सिंपल अल्फाज में efficiency of the reaction भी कह सकते हैं। एंड परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, जो एक्चुअल यील्ड हमारा होता है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, तो परसेंटेज यील्ड बेसिकली हमें आइडिया देता है कि ये जो रिएक्शन है ये कितना इफेक्टिव है। याद रखें, जितना परसेंटेज रिएक्शन जो यील्ड है वो बढ़ेगा, उतनी ही रिएक्शन की इफिशिएंसी जो है ना वो बढ़ेगी। अगर एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड सेम है तो इससे 1 आ जाएगा, और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 होगा, तो वो 100% होगा। तो 100% जब हमारे पास परसेंटेज यील्ड आता है तो इसका मतलब ये है दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर है। लेकिन होता नहीं है, जनरली हमारे पास एक्चुअल यील्ड हमेशा कम आएगा थ्योरेटिकल यील्ड से, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं 90 to 70% जो यील्ड होती है जिन रिएक्शन को, उनको हम नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है ना। वो हम कहते हैं कि ये बस ठीक है। लेकिन अगर 70 से इसकी जो इफिशिएंसी है वो कम हो रही है किसी रिएक्शन की, तो इसका मतलब ये है कि वो इंडस्ट्रियली ज़्यादा पैदानाक नहीं है, वो ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल इसलिए नहीं है कि उसमें लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए उससे कहीं हिस्से कम मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री के लिए कोई प्रोसेस सेलेक्ट करता है तो वो उसके यील्ड को ज़रूर देखता है और उसके यील्ड की इफिशिएंसी ज़रूर मालूम करता है। जितनी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी उतना ही वो रिएक्शन जो है ना वो बेनिफिशियल होगा। जितनी
इफिशिएंसी ज़्यादा होगी एक रिएक्शन की, उतनी ही वो जो है ना बेनिफिशियल होगा। तो अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं ये परसेंटेज यील्ड पे कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँगा, तो उस वीडियो का इंतज़ार करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।